नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार रामी नॉलेज फार्म चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो से क्या सीख पाओगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके बाद कंप्यूटर में किस तरह से बदलाव आए यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है वो देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में मैंने नीचे के एक्रोनियम्स का यूज़ किया है, एक बार हम वो देख लेते हैं। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वीडियो विजुअल और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन के बारे में। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम इनपुट देते हैं, वो इनपुट पर कुछ प्रोसेसिंग करता है और हमें मीनिंगफुल आउटपुट देता है। ये सिंपल सी कंप्यूटर की डेफिनेशन। आइए अब हम देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। किसी भी टेक्नोलॉजी को सक्सेस होने के लिए उसमें बदलाव जरूरी है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी कई सारी जनरेशन आई। अभी हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अभी हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका समय 1949 से 1955 था। उसमें मेन कंपोनेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब है। मेमोरी के तौर पर वहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम एंड टेप का उपयोग किया जाता था, जो कि 10K से 20K कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती थी। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए वहाँ पे पंच कार्ड एंड पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। डेटा प्रोसेसिंग सीरियल डेटा प्रोसेसिंग चलता था। फर्स्ट जनरेशन में अगर हम सीरियल डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो जब भी हम कंप्यूटर को कोई काम देते हैं तो एट अ टाइम मतलब कि एक ही समय में एक ही कार्य कंप्यूटर करता था, जिससे फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही स्लो थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कॉस्ट वेरी हाई थी, क्योंकि बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब हम यूज़ करते थे, जिससे जो कॉस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाती थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आने के बाद कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशनल वर्क बहुत ही अच्छा हो गया, उसमें हमें अच्छी सारी मदद मिली। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े थे, बहुत ही कॉस्टली थे और उसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी और एक्यूरेसी बहुत ही कम थी एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम थी। अगर हम वैक्यूम ट्यूब वहाँ पे यूज कर रहे हैं तो वो पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करता था, जिससे हीट भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जनरेट होती थी। और वैक्यूम ट्यूब होने के कारण वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की फेलियर रेट बहुत ही ज़्यादा थी। इस मशीन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थी। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में मार्क 1, ENIAC, EDVAC, EDSEC, UNIVAC वो सब कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। अगर हम वैक्यूम ट्यूब की इमेज देखें तो वैक्यूम ट्यूब इस तरह से कुछ दिखते थे तथा 4K से 64K कैरेक्टर्स। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए पेपर टैप, मैग्नेटिक टैप एंड वीडीयू का वहाँ पे उपयोग होता था। फोर्ट्रान एंड कोबोल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में आई हुई थी। डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम स्पूलिंग का उपयोग करते थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में जो डेटा प्रोसेसिंग थी वो सीरियल थी और सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए वो स्पूलिंग टाइप की डेटा प्रोसेसिंग यूज़ करते थे। अभी स्पूलिंग क्या है? स्पूलिंग मतलब आप जब भी कंप्यूटर को कोई एक काम देते हैं और वो काम आउटपुट तक पहुंच जाता है
तब कंप्यूटर दूसरा काम लेके उसे रीड करना स्टार्ट कर देता है। जबकि सीरियल जो डेटा प्रोसेसिंग थी उसमें क्या होता था, जब तक वो एक काम खत्म ना हो जाए तब तक कंप्यूटर कोई दूसरा काम करता नहीं था। और स्पूलिंग में क्या करता था कि जैसे ही एक काम आउटपुट तक पहुंच जाए तो दूसरा काम इनपुट में से रीड होना स्टार्ट हो जाता था। तो ये मेन डिफरेंस है सीरियल डेटा प्रोसेसिंग एंड स्पूलिंग डेटा प्रोसेसिंग में। उसकी कॉस्ट की बात करें तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उससे कॉस्ट कम थी। एडवांटेज की अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन से ये कंप्यूटर है साइज में स्मॉल, कॉस्ट में भी कम और स्पीड जो है वो ज़्यादा थी, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग में स्पूलिंग का यूज़ शुरू होना चालू हो गया था। लो पावर कंजप्शन, यहाँ कोई वैक्यूम ट्यूब जैसी कोई चीज़ है नहीं, ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं जिससे पावर कंजप्शन भी कम होता था और पावर कंजप्शन कम होने के कारण हीट भी जनरेट ज़्यादा होती नहीं थी। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा थी और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा थी। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें कांस्टेंट मेंटेनेंस यहाँ पे लगा रहता था और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई यहाँ पे नहीं थी। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो IBM 1620, IBM 1401 एंड CDC 3600 इसके एग्जाम्पल है। आप ट्रांजिस्टर को अगर देखना चाहते हैं तो इस इमेज में देख सकते हैं, अलग अलग के ट्रांजिस्टर यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की अगर बात करें तो उसका समय 1966 से 1975 था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का उपयोग किया जाता था। मेमोरी के तौर पर वहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क एंड टैप का उपयोग किया जाता था, जो कि सपोर्ट करता था 32K से 4000K कैरेक्टर्स को। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए VDU, MICR एंड OCR का उपयोग वहाँ पे होता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में एडवांस फोर्टान, कोबोल एंड प्रोसीजर लैंग्वेज एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज होते थे। डेटा प्रोसेसिंग के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग यहाँ पे होता था। यहाँ पे हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग वर्सेस मल्टी प्रोसेसिंग। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उसमें मल्टी प्रोसेसिंग है और जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग यानी वहाँ पे कंप्यूटर में एक ही CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ही होता है और वहाँ पे अलग अलग जो प्रोग्राम है वो एक ही CPU को दिए जाते हैं। एंड हम अगर मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो एक ही कंप्यूटर में एक से ज़्यादा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक से ज़्यादा होता है और अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग CPU को दिए जाते हैं। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग अगर आप बात करें तो एक ही CPU और बहुत सारे प्रोग्राम एक CPU को। मल्टी प्रोसेसिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा CPU और अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग CPU को दिए जाते हैं। कॉस्ट की बात करें तो सेकंड जनरेशन से कम थी। एडवांटेज में अगर हम देखें तो जो फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उससे कई ज़्यादा अच्छे थे। डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें इनिशियल प्रॉब्लम विथ मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर्स को शुरुआत में मैन्युफैक्चर करने में दिक्कत आई। अगर हम उसकी एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 360, ICL 1900, IBM 370 एंड VX 750 उसके एग्जाम्पल्स है। इस तरह से कंप्यूटर्स की जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है वो दिखते हैं। वहाँ पे VLSI और माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग होता है। VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मेमोरी वहाँ पे हार्ड डिस्क एज ए सेकेंडरी स्टोरेज उपयोग में ली जाती थी और वो 51K से 32,000K कैरेक्टर्स को सपोर्ट करती थी। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए VDU, MICR, OCR और एक नया वॉइस रिकॉग्निशन का उपयोग होना शुरू हो गया था। फोर्ट्रान 77, पास्कल, C++, जावा, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो फोर्थ जनरेशन में आ गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको MCQ में पूछ लिया जाए कि C++ या जावा या पास्कल जो लैंग्वेजेस है वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आप ध्यान में रख लेना।
डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग होता था। मैंने अगली स्लाइड में आपको बात की डिफरेंस क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग में। मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा सीपीयू है और एक से ज़्यादा प्रोग्राम अलग अलग सीपीयू को दिए जाते हैं, जिससे हमारी स्पीड बहुत ही बढ़ जाती है। इसकी जो कॉस्ट है वो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से कहीं कम थी। एडवांटेज की बात करें, उसकी कॉस्ट कम थी, एक्सलेंट स्पीड थी, मतलब कि हमें मल्टी प्रोसेसिंग मिल रहा है तो जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छी मिलती थी। डिसएडवांटेज की बात करें तो जो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है उससे ये लेस पावरफुल है। आगे हम देखेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। अभी के लिए इतना आप देखो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो कम पावरफुल थे। एग्जाम्पल्स की बात करें, वेरियस पर्सनल्स कंप्यूटर जो फोर्थ जनरेशन में आए वो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल के तौर पे रखे जा सकते हैं। हम अगर इसकी इमेज की बात करें तो आप देख सकते हैं VLSI यहाँ पे चिप मैंने रखी हुई है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो उसका समय 1996 से ऑनवर्ड, यानी कि अभी जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की तौर पर ULSI और बायोचिप्स का उपयोग होता है। ULSI मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मेमोरी के तौर पर यहाँ पे VLSI सर्किट्स जो कि बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स हमें सपोर्ट देती है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे हम यूज़ करते हैं स्पीच इनपुट, ग्राफिक्स एंड वॉइस रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन की जितनी भी लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ओर से हम यूज़ कर रहे हैं। डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पे हमें मल्टी प्रोसेसिंग मिल जाता है। इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये सारे बहुत ही चीप है, उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी भी हमें ज़्यादा मिलती है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे एक नई लैंग्वेज की हमें ज़रूरत है। एग्जाम्पल्स में टुडेज के सारे कंप्यूटर्स, यानी कि हम अभी जो कंप्यूटर यूज़ करें वो सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है। और इस तरह से ये बायोचिप आप देख सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन 3 चीज़ के आधार पे मैंने किया है यहाँ पे। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, दूसरा है कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी की कैपेसिटी एंड कॉस्ट, और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन उसकी बात करें तो उसमें 3 कंप्यूटर आते हैं। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आइए हम फर्स्ट वन देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर हमें दिखाता था, इसकी मेमोरी पावर है बहुत ही कम है, उसके जो फंक्शन है वो भी बहुत ही कम है। ये जो एनालॉग कंप्यूटर है वो इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन में ज़्यादातर यूज होते थे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर एंड एनालॉग क्लॉक। डिजिटल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो 0 एंड 1 बाइनरी नंबर का यूज़ करते हैं। रिप्रेजेंट्स डेटा इन डिजिटल सिग्नल्स। ये जो कंप्यूटर्स है वो डिजिटल सिग्नल्स में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो 0 रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब ऑफ होता है, और 1 रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मतलब ऑन होता है। ये जो कंप्यूटर है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जो आउटपुट है वो डिजिटल फॉर्म में हमें दे सकते हैं, या मॉल में यूज करने के लिए डिजाइन किए गए थे। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन जो है उसे बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर जो है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और हैंडल भी करते हैं। इस तरह के कंप्यूटर्स हॉस्पिटल में और बहुत कई सारी इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज होते हैं। हॉस्पिटल में जब भी पेशेंट का हार्ट फंक्शन, टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर चेक करना होता है तब ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज होते हैं। ये जो कंप्यूटर है वो टेम्परेचर को एनालॉग तरीके से मेजर करते हैं एंड उसका जो आउटपुट है वो डिजिटल फॉर्म में हमें बेचते हैं। इसका यूज़ स्पेसशिप्स एंड मिसाइल सिस्टम में होता है, साइंटिफिक एप्लीकेशन में होता है, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रीज प्रोसेस में। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ह्यूमन नहीं पहुँच सकते, तो ऐसी जगह पे क्या करना होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का उपयोग करना होता है। अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी कैपेसिटी एंड कॉस्ट पे किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है।
इसमें हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर 1970 में इंट्रोड्यूस हुए थे। उसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जा रहा था। उसके एग्जाम्पल है पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्पल मसिंटोस। माइक्रो कंप्यूटर को दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर और दूसरा है पोर्टेबल कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी आप जो कंप्यूटर लैब और कई जगह पे आपने देखा होगा वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। आप राइट साइड में जो पहली इमेज है टॉप वाली वो देख सकते हैं, उसे कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। और जो नीचे वाली इमेज है उसे हम कहेंगे पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर्स में लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप इस तरह के कंप्यूटर का इसमें समावेश होता है। इंट्रोड्यूस हुए थे। ये जो कंप्यूटर है वो पर सेकंड 5 मिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते थे और ये कंप्यूटर्स दो और दो से ज़्यादा प्रोसेसर से बने हुए थे। ये मिनी कंप्यूटर के कारण हम 4000 से ज़्यादा लोगों को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये मिनी कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हमें एक पर्सनल कंप्यूटर या एक टर्मिनल की ज़रूरत होती है। पर्सनल कंप्यूटर तो आप जानते ही है, और टर्मिनल किसे कहा जाता है? जब हम मॉनिटर और कीबोर्ड का ही यूज़ करें उसे बोलते हैं एक टर्मिनल। ये जो मिनी कंप्यूटर है उसका अपना कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं था। वो स्टैंड अलोन एज ए पीसी के तौर पे हम काम नहीं कर सकते थे। इसके एग्जाम्पल है VAX8800, AS400। ये जो कंप्यूटर है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज की जो कंपनी थी वो यूज़ करती थी। ये कंपनी क्या कर रही थी कि सेंट्रलाइज हमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करानी होती थी तभी हमें ये मिनी कंप्यूटर उपयोग में आते थे। आप इमेज देख सकते हैं जो कि IBM ने बनाया हुआ AS400 मिनी कंप्यूटर यहाँ पे दिख रहा है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, वो इंट्रोड्यूस हुए थे 1975 में। ये जो कंप्यूटर है बहुत ही बड़े कंप्यूटर थे। ये कंप्यूटर मल्टीपल टास्क करने के लिए इन्वेंट हुए थे। एक साथ बहुत सारे यूज़र को बहुत सारे काम करने की ये अनुमति देता था। ये जो कंप्यूटर है एक साथ 50,000 यूज़र्स को सर्व करता था। इस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हमें पीसी या किसी टर्मिनल की ज़रूरत होती थी। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो पर सेकंड 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते थे। उसके एग्जाम्पल है NEC 610 एंड DEC 10। ये जो कंप्यूटर है वो क्रिटिकल एप्लीकेशन, बल्क डेटा प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए वाइडली यूज होते हैं। फोर्थ नंबर पर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर 1980s में इंट्रोड्यूस हुए थे। बहुत ही बड़े थे और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। ये जो कंप्यूटर है वो एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखते हैं। ये जो कंप्यूटर है वो वेदर फोरकास्टिंग, हॉलीवुड में जो आप ग्राफिक्स वाली मूवीज़ देखते हैं वो मूवीज़ एनिमेट करने के लिए यूज़ होते थे। कुछ फ्लूइड डायनेमिक्स कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में भी यूज़ होते हैं। स्पेस साइंस में यूज़ होते हैं। वेपन एंड मिसाइल डिजाइन में यूज़ होते हैं एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के टाइम पे ये यूज़ होते हैं। उसके एग्जाम्पल है क्रे XP, ETA-10, परम एंड डीप ब्लू। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, परम जो है वो इंडिया में बना हुआ सुपर कंप्यूटर है जो कि सीडेक ने बनाया है। सीडेक जो संस्था पुणे में है उसने परम कंप्यूटर बनाया है। कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर को हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। हमारे पास जितनी भी इनपुट डिवाइस है इससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कंप्यूटर को इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उस डेटा को CPU के माध्यम से यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद अगर कंप्यूटर को लगे कि इस डेटा को फ्यूचर के लिए स्टोर करना है तो वो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में उस डेटा को यहाँ पे स्टोर करता है और जो डेटा है वो फिर से प्रोसेसर में जाएगा और प्रोसेसर में फिर से प्रोसेस होने के बाद एक मीनिंगफुल आउटपुट हमें यहाँ पे आउटपुट डिवाइस से मिलेगा। ये है कंप्यूटर के फंक्शन। कंप्यूटर की एप्लीकेशन की बात करें
तो हम जब सुबह उठते हैं तब से लेके जब शाम को सोते हैं तब तक बहुत जगह पे हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले साइंस में, साइंटिफिक रिसर्च में हम वाइडली कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। एजुकेशन में पढ़ने के लिए और कुछ रिसर्च करने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, हमने देखा कैसे हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग रूप में टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर को मेजर करता है और फिर डिजिटल फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कुछ भी डिज़ाइन करना है तो हम कंप्यूटर में आर्किटेक्ट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, मूवी देखने के लिए, गेमिंग करने के लिए, कुछ भी हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन, पहले के ज़माने में हम लेटर या अलग अलग कागज़ से हम कम्युनिकेशन करते थे, लेकिन अभी ईमेल की बहुत अच्छी फैसिलिटी हो चुकी है तो हम कम्युनिकेशन ईमेल से कर सकते हैं और अदर सोशल मीडिया से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन, आप मॉल में देखो, शॉप में देखो, सभी जगह पे अभी कंप्यूटर लगे हुए हैं और इस तरह से बिलिंग की प्रोसेस वो कंप्यूटराइज होती है। बैंकिंग, अगर आप देखें कि सभी जगह के बैंकिंग के सारे जितने भी काम काज है वो अभी ऑनलाइन होते हैं, वहाँ पे वाइडली कंप्यूटर का उपयोग होता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरपोर्ट में अगर आप जाओ, अभी तो बस में भी हम ऑनलाइन टिकट करवा सकते हैं। टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिलिंग, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी उतना ही नहीं, लेकिन जितने भी बिलिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे हो रहे हैं वो सभी अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। ई गवर्नेंस, यानी कि आप घर बैठे सारे डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हो, तो ये सभी एप्लीकेशन कंप्यूटर के माध्यम से अभी हमें उपलब्ध है। थैंक्स फ्रेंड, अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो में अपलोड करूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए।